नमस्कार मित्रों, भारत से जुड़ी दिन भर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़ी है, जिन्हें भारत में शरण लिए आज 2 हफ्ते बीतने वाले हैं और इससे भारत पर काफी इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हसीना को जल्द ही किसी और देश में नहीं भेजा गया तो चीन पर भारत के प्रभाव में कमी आ सकती है। वहीं अमेरिका की तरफ झुके हुए मोहम्मद यूनूस की नई सरकार ने भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐसे मोड़ पर लाकर खड़े कर दिए हैं जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और बांग्लादेश की अंतिम सरकार वहां के हिंदुओं की रक्षा करने का वादा तो कर रही है, लेकिन अब तक हिंदुओं पर हमले जारी हैं, जिससे भारत सरकार के सब्र का बाण टूटने की कगार पर पहुंच गया है। फिर भी भारत बांग्लादेश को बिजली देकर एहसान क्यों कर रहा है और बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनूस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके क्या कहा, आज के इस वीडियो में इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश की आजादी में भारत का सबसे बड़ा हाथ है और आज तक भी भारत हमेशा बांग्लादेश की मदद करते आ रहा है। भारत बांग्लादेश को बिजली, कॉटन, रिफाइंड पेट्रोलियम, गेहूं, शक्कर, चावल, प्याज समेत दर्जनों जीवन जरूरी प्रोडक्ट सप्लाई करता है, जिससे बांग्लादेश का गुजारा होता है। यानी अगर भारत बांग्लादेश के सिर में अपना हाथ उठा ले तो बांग्लादेश कहीं का ना रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तब से करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन चरमपंथी समूह लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं और नई सरकार इसे रोकने के लिए वादे तो कई बार कर रही है, लेकिन अब तक कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे भारत सरकार की नाराजगी बढ़ने लगी है। वहीं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बिना किसी कारण के अत्याचार हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने बांग्लादेश के साथ बातचीत की और तेज कर दी है इस बात को। और अब सरकार के हाथ नेगोशिएट करने के लिए बड़ा हथियार लगा है, वो है बिजली। जी हाँ, बांग्लादेश के हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि वहां कई पावर प्लांट्स भी बंद पड़े हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट के चलते कर्मचारियों में भी उथल पुथल मची हुई है। साथ ही कई देशों ने बांग्लादेश की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए उन्हें कोयला और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देना बंद कर दिया है, जिससे बांग्लादेश के कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में पावर कट हो रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए भारत इकलौता मसीहा है जो बांग्लादेश में छाए अंधेरे में रोशनी की किरण बिखेर सकता है। ऐसे में बांग्लादेश की सरकार ने भारत के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दिया है। अब क्योंकि भारत पहले से ही बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता आया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है और भारत सरकार ने भी भरोसा दिखाते हुए बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने में हामी भर दी है, जिसके लिए अडानी पावर को बांग्लादेश में एक्स्ट्रा बिजली सप्लाई करने की परमिशन दे दी गई है। दरअसल 15 अगस्त के भाषण में भी पीएम मोदी ने कहा कि बांग्लादेश के विकास में हमेशा हमारा शुभ चिंतन ही रहेगा। दोस्तों, भारत इस वक्त बांग्लादेश को जरूरत की चीजें क्रेडिट पर ही दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चल रहे विरोध में बांग्लादेश का 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आर्थिक नुकसान हो चुका है और रोजाना हजारों करोड़ बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश कंगाल हो चुका है। फिर भी यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो देश अपनी जरूरत के हिसाब से बिजली भी नहीं पैदा कर पा रहा, वह भारत से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में अगली हैरान कर देने वाली खबर यह है कि जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई तब से वहां के हिंदुओं पर 278 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और 16 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने इस विषय पर मोहम्मद यूनूस से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने प्रोफेसर मोहम्मद यूनूस से फोन पर बात की है, मौजूदा स्थिति पर विचार का आदान प्रदान किया, लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। वहीं उन्होंने मुझे बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षा का आश्वासन भी मिला। वहीं बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक मोदी से बात करने के बाद मोहम्मद यूनूस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अधिकार सभी के लिए समान है, हम सभी एक व्यक्ति हैं और हमारे पास एक ही अधिकार है, हमारे बीच कोई भेदभाव न करे, कृपया हमारी सहायता करें, धैर्य रखें और बाद में निर्णय लें कि हम क्या कर पाएं और क्या नहीं। अगर हम असफल होते हैं तो हमारी आलोचना करें। यानी अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की अकल ठिकाने आ रही है और जल्दी हिंदुओं पर होने वाले हमले रुक सकते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान से, जहां टर्की ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील साइन की है, जिसके मुताबिक टर्की जल्द ही पाकिस्तान को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने वाला है। हैरानी की बात यह है कि भारत के पास भी यही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और इसे भारत के दोस्त रूस ने ही बनाया है।
दरअसल टर्की अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों के साथ नाटो का सदस्य है। ऐसे में जब से टर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है, तब से अमेरिका और टर्की के संबंध बिगड़ने लगे हैं और इन्हीं संबंधों को ठीक करने के लिए टर्की इन डिफेंस सिस्टम से छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए वो पाकिस्तान को काफी ज्यादा डिस्काउंट के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। अगला अपडेट भारत और रूस की तरफ से आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत में इस वक्त जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चलाए जा रहे हैं उनमें रूस ने हमारी काफी मदद की है। लेकिन ताज़ा खबर यह है कि भारत और रूस के बीच 10,000 करोड़ की बड़ी डील साइन होने जा रही है, जिससे भारत के एनर्जी सेक्टर में बड़े बदलाव होते देखे जाएंगे। इस डील में रूस भारत को न्यूक्लियर फ्यूल यानी यूरेनियम का डायरेक्ट सप्लाई करेगा, जिसका इस्तेमाल कंकड़कुलम पावर प्लांट में किया जाएगा। इस पावर प्लांट में करीब 6 यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, जिनके शुरू होते ही ये प्लांट करीब 6,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और ये देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है मिडिल ईस्ट की तरफ से, जहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग आज भी जारी है। जहां गाजा पट्टी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीते साल से शुरू हुए इजरायली हमलों में अब तक गाजा में 40,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 92,000 लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन की जंग पिछले 2.5 साल से चल रही है, लेकिन अब यूक्रेन पहली बार लड़ाई को रूसी जमीन पर ले जाने में कामयाब रहा है। उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका तक ने कहा है कि उसे यूक्रेनी कार्रवाई के बारे में जानकारी नहीं थी, मगर यूक्रेन ने रूस के कुर्कुस में दावा बोल दिया है और अब बेल्गोरोद इलाके में भी इमरजेंसी जारी कर दी गई है। अगला अपडेट हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो आपको बता दें कि मध्य और पूर्वी अफ्रीका में संक्रामक मंकी पॉक्स बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं अफ्रीका के बाहर एम पॉक्स का पहला मामला दर्ज किया गया है, जो देख विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है और जल्दी ही इसे एक महामारी का दर्जा दिया जा सकता है। दरअसल पहले मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलता था, लेकिन अब यह इंसानों से इंसानों में भी फैल रहा है। अफ्रीकी डिसीज ने कहा है कि 2024 में शुरुआत और जुलाई के अंत में 14,500 से अधिक मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले आए और 450 से अधिक मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि इस वायरस के शुरुआती लक्षण बुखार, सिरदर्द, सूजन, पीठ दर्द और मांसपेशियों में दर्द, बुखार उतरने पर शरीर पर चकत्ते यानी रैशेज आ जाते हैं, जो कि अक्सर चेहरों से शुरू होते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाते हैं। इन चकत्तों में अधिक खुजली या दर्द हो सकता है। संक्रमण आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाता है और 14 से 21 दिनों के बीच रहता है। गंभीर मामलों में घाव पूरे शरीर पर, विशेष रूप से मुंह और आंखों और गुप्तांग पर होते हैं। ऐसे संक्रमित को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। आखिरी खबर यह है कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ अब हिंदू एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें वो एक साथ इकट्ठा होकर उनके खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने की मांग कर रहे हैं। साथ ही धार्मिक संस्थानों पर हमलों के लिए न्याय की मांग की जा रही है। तो दोस्तों, क्या बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को बचाने के लिए भारत सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी या नहीं? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और रोजाना इस तरह के दिन भर की नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।